हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षा की तैयारी करते समय उसके प्रश्न पत्र में संस्कृत साहित्य और व्याकरण का क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका रही है, उसकी तैयारी हम कैसे करें। क्योंकि जब भी यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आता है तो सबसे पहले विद्यार्थियों के दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि संस्कृत साहित्य और व्याकरण उनके उनके लिए कितना जरूरी है। आमतौर पर हम देखते हैं प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में कि संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या रेगुलर नियमित रूप से बहुत कम होती है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि 7वीं 8वीं तक ही संस्कृत पढ़े होंगे, कुछ बच्चे 10वीं तक इसको खींच कर ले जाते हैं कि 11वीं 12वीं में कुछ बच्चे जो आर्ट साइंस पढ़ते हैं वही इसको पढ़ते हैं। बाद में जो बीए करने जाता है और उसको मालूम है कि अगर यूपी में आपको टीजीटी पीजीटी बनना है तो उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है आगे। तो जो ध्यान में रखता है उसको पढ़ता है कॉम्बिनेशन के अनुसार। लेकिन ज़्यादातर लोगों को कॉम्बिनेशन का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है और बाद में उनको एक वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन लेकर संस्कृत से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से लेकर पढ़ना पड़ता है। तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति में संस्कृत साहित्य का यूपी टीजीटी या पीजीटी दोनों में क्या रोल रहा है, इसका मैंने अध्ययन किया। हालांकि मैं खुद पीजीटी की परीक्षा दिया हुआ था, तो उसमें संस्कृत का क्या रोल रहा है पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में टीजीटी पर मैं फोकस करने की कोशिश किया हूँ कि सन 2021 ईस्वी में यूपी टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को हमने देखा और देखने के बाद कितने प्रश्न आए हुए हैं, उस कितने प्रतिशत भूमिका निभा रही है संस्कृत साहित्य और व्याकरण। तो हमने प्रश्नों को जो देखा है उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया से प्रश्न आए हुए थे यूपी टीजीटी हिंदी 2021 में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विभक्ति विभक्ति से सवाल आए थे, 3 सवाल आए थे विभक्ति से। इसके बाद प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय से 1 सवाल आया था। लकार, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत में कुल 10 लकार हैं, तो उन लकारों में से मात्र 1 सवाल आया हुआ है। और महाकाव्य से संबंधित 3 सवाल है जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए भी हैं कि कौन कौन से महाकाव्य पढ़ने हैं और कौन कौन से महाकवियों को पढ़ना है। तो 3 सवाल है। इसके बाद हम देखते हैं कि छंद से 2 सवाल आए। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हिंदी विषय में छंद पढ़ेंगे तो वो अलग ढंग का होता है, संस्कृत का छंद थोड़ा सा अलग। तो वहां से 2 प्रश्न आए थे। नाटक से संबंधित 2 प्रश्न आए। आप संस्कृत साहित्य का व्याकरण देखोगे यूपी टीजीटी का, तो उसमें भी नाटक के क्षेत्र में कुछ कवियों महाकवियों का नाम लगा हुआ है और नाटकों का भी नाम लिखा हुआ है। तो नाटक से 2 सवाल है। इसके बाद उपसर्ग से 1 सवाल। पीछे हमने देखा कि प्रत्यय से 1 सवाल आया, यहाँ पर उपसर्ग से भी 1 सवाल आया। इसके बाद महाकवि से संबंधित सवाल आ गए। मान लीजिए कि भास हो गए, कालिदास हो गए, भारवी हो गए, इनसे रिलेटेड कुछ व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सवाल आए, मात्र 1 सवाल। इसके बाद हम देखते हैं कि धातु, शब्द रूप और क्रिया रूप, क्रिया धातु, तो यहां से भी सवाल आए। और देख रहे हैं कि 1 ही सवाल यहाँ पर है। 1 सवाल सुक्ति से आया। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य उन खास साहित्यों में है जहाँ पे सुक्तियों का प्रयोग होता है। हालांकि हिंदी में भी होता है जिसको लोकोक्ति मुहावरे इत्यादि भी कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में जो सुक्ति होती है उसकी आप व्याख्या बहुत लंबे चौड़े में कर सकते हैं, काफी गुण अर्थ को लिए रहती है। तो उससे 1 शब्द यहाँ पर 1 प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद आश्चर्यचकित करने वाली चीज थी कि संस्कृत गिनती भी आई हुई है। ठीक है, आमतौर पर हम 1 2 3 4 ये सब जानते हैं, लेकिन 1000 किसको कहा जाता है, सैकड़ा किसको कहा जाता है संस्कृत में। ठीक है, इससे भी रिलेटेड 1 आध सवाल प्राय परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और अनुवाद, विशेष तौर पर पाठ्यक्रम आप देखेंगे तो अनुवाद का एक अलग ही उसमें सेक्शन लिखा हुआ है, जिक्र किया गया कि अनुवाद से भी सवाल पूछा जाएगा और वहां से 1 सवाल आया। तो कुल 12 पॉइंट्स हमने देखा कि किन किन एरिया से सवाल पूछे गए हैं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत, और कुल मिलाजुलाकर 18 प्रश्न आए हुए थे। ये 18 प्रश्न 125 प्रश्नों में पूछे गए थे। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है, 125 प्रश्न आपके पास आएंगे और उसमें से 18 प्रश्न संस्कृत साहित्य और व्याकरण से, जिसकी बुक के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है।
और लगभग उस चर्चा को 1 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोगों ने जरूर ध्यान देकर खरीद लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी परीक्षा को कैसे सरल बनाया जाए, कैसे उसकी तैयारी की जाए, यहाँ पर मैं अलग अलग एंगल से बात करने की कोशिश करता हूँ। आपको एक दृष्टि देना चाहता हूँ कि कितना फोकस करना। 125 सवाल आते हैं, उसमें से 18 सवाल आपके संस्कृत साहित्य और व्याकरण से पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। तो इस बार यही हो सकता है कि 2 सवाल ज्यादा हो सकते हैं, 2 सवाल कम हो सकते हैं, यही होगा, ज्यादा कुछ बहुत फर्क नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि 15 से लेकर 25 सवाल आपके संस्कृत साहित्य से आ सकते हैं। और इसी में जब उतार चढ़ाव होता है, अंतर होता है, तो विद्यार्थियों को लगता है कि इस बार पूरा संस्कृत पोर्शन से पूछ लिया गया। ज्यादा अंतर नहीं होता, यही 2-4 सवाल इधर उधर होते हैं, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर देख लिए इसके पैटर्न के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि जो पिछले एग्जाम में संस्कृत से संबंधित प्रश्न आए थे उनको भी देख लिया जाए, जिससे कि मेरी बात और प्रामाणिक हो जाए और आपके दिमाग में आ भी जाए कि किस एरिया से कैसे कैसे सवाल पूछे गए। तो हम बात करते हैं कि यूपी टीजीटी 2021 में जो सवाल पूछे गए थे संस्कृत साहित्य और व्याकरण के पोर्शन से, वो कौन कौन से सवाल थे और किस प्रकार के थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो पहला सवाल पूछा गया है कि तवल लकार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन दिया गया है तव धन लकार, तव धन लिकार, तव धन रिकार, तवल धनकार। तो अगर आप संधि से संबंधित तैयारी अच्छे से की होंगे तो ये तवल लकार, जो कि आप छोटी कक्षाओं में जब पढ़ते थे, 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तो भी इसको आप उस समय हल करते थे। और यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में जब जा रहे हैं तो वहां भी यही प्रश्न आ रहा है। इसका मतलब है कि संस्कृत में जो बेसिक तैयारी होनी चाहिए, अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है कि तव धन लिकार, तवल लकार का सही संधि विच्छेद होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि, ठीक है। और संधि से संबंधित हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है, अलग लेक्चर है, उसको समझाने का प्रयास किया है। समय निकालकर जरूर आप देखिए। बाकी चीजों को मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं। चलते हैं दूसरे सवाल पर बात करते हैं, जो कि शब्द रूप से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप है। आमतौर पर परीक्षाओं में कभी कभी केवल किसी खास वचन से सवाल पूछ दिया जाता है, वैसे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। यहाँ पर तीनों वचनों का रूप पूछा जा रहा है। तो अब आपको पितृ शब्द का पूरा पता होना चाहिए कि किस विभक्ति में कौन सा रूप चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पितरी पितरो पितृषु, पितरी पितरो पितृषु, पिते पितरो पितृषु, पितरी पितरो पितृषु। तो यहाँ पर पिता शब्द का ये रूप है, इसको हमें सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत बताना है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सही है कि पितरी पितरो पितृषु, जो पिता शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप में आता है। तो परीक्षा से पहले इस पिता शब्द को जरूर आप ध्यान में रखिए। इसके प्रथमा से लेकर अष्टमी तक, यानी कि संबोधन तक आप पूरे रूपों को ध्यान में रखिए। और जब रूपों में कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है, इसको लेकर भी हमने वीडियोज बनाया हुआ था। जो पुराने बच्चे होंगे भली भांति परिचित होंगे। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो नए बच्चों के लिए, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। बाकी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गुरवे शब्द का संधि विच्छेद होगा। गुरवे, ये गुरु का एक तरीके से रूप है, लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। ऑप्शन दिया गया गुरु धन वे, गुरु धन ए, गुरु धन वे, गुरु धन ए। तो इसका जो सही जवाब है चौथा ऑप्शन सही है, गुरु धन ए, गुरुवे, ठीक है। अब आप जब शब्द रूप पढ़ेंगे गुरु का, तो वहां पर जरूर ध्यान में रखिए कि ये गुरुवे किस विभक्ति में है, किस वचन में। लेकिन संधि विच्छेद के दृष्टिकोण से देखें तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय शब्द नहीं है। तद्धित प्रत्यय शब्द वाला शब्द नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है शिक्षक, पौरुषे, मायावी, सजावट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से हमें तद्धित प्रत्यय भी कई तरीके का संस्कृत में होता है, ठीक है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तो उसका भी अपना लक्षण है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें से अब आपके दिमाग में आ गया होगा तद्धित प्रत्यय कौन सा नहीं है, किसमें नहीं लगा हुआ। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर चौथा ऑप्शन सजावट, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि लकार से संबंधित है। पूछा गया कि लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, ज्यादातर सही नहीं है, सही है, असत्य है, असंगत है।
आपके क्वेश्चन पे ये आखिरी में जोर जिस पे दिया गया है उसको जरूर ध्यान में रखें। लकार और कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल। जब लकारों को आप पढ़ेंगे तो सभी लकारों के सामने डैश करके उसका अर्थ लिखा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सही नहीं है? पहला ही ऑप्शन सही नहीं है, लिखा है लोट लकार संभाव्य काल, ये गलत है। बाकी लिट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार देख रहे छोटा सा अंतर है, यहाँ पर लट है एक जगह लिट है एक जगह लंग लकार, ठीक है। लोट लकार आज्ञा सूचक संबंधों में ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से एक विधि लिंग है, ठीक है। मुख्य रूप से 5 लकारों से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखें। और देख रहे हैं प्रश्न कैसे पूछा गया है, सामान्य एकदम प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न बाद में चलकर कठिन हो जाएगा। आपको लगेगा क्या इस एंगल से भी सवाल पूछा जा सकता था, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि पूछा गया है। अगला प्रश्न है थोड़ा सा हट कर है कि टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कुमार संभवम में कुल कितने सर्ग हैं, जिसका कि जिक्र हमने एक कंप्लीट संस्कृत साहित्य वाले लेक्चर में दिया हुआ है। मैं चाहता तो यहाँ पर लिखता, लेकिन आपके लिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ कि आपका दिमाग दौड़े हुआ है। लिख दूंगा तो फिर आप इजी वे में महसूस करना शुरू कर देंगे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टीकाकार मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जैसे कि हिंदी में बहुत सारे आलोचक रहे, वैसे ही संस्कृत के भी विद्वान माने जाते थे मल्लीनाथ। उन्होंने कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है, यानी कि टीका लिखी है? ऑप्शन दिया गया 4, 6, 8, 10। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि उन्होंने कुल 8 सर्गों पर लिखा है। तो लगभग आधा 50% के आसपास में उन्होंने कुमार संभवम के सर्गों पर संजीवनी लिखी। तो ये उम्मीद है कि आप अपने ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण इसके प्रत्येक में होते हैं, यानी कि जैसे आप छंद पढ़ते हैं तो छंद में चरण होते हैं। छंदों पर मैंने विस्तृत वीडियो बनाया है, प्लीज जाकर उसको देखिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर आप हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण पर बहुत कुछ नहीं बताएं, तो बताया हूं। आप लोग हिंदी व्याकरण वाले वीडियो लेक्चर को आप नहीं देख पा रहे हैं, वो ज्यादा सर्च में नहीं आ पा रहा है, उस पर कम लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन मैंने शुरुआत ही की थी हिंदी व्याकरण से ही कि पहले व्याकरण समझेंगे, इसके बाद आप भाषा और साहित्य को समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद के बारे में लक्षण दिए गए हैं कि 2 तगड़ 1 जगण तथा 2 गुर के क्रम में 11 वर्ण है। 1 जगण 1 तगड़ 1 जगण 1 रगण, ठीक है। यह माता राज भान सलगा एक सूत्र है, उसी पर आधारित है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे, इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन कि द्रुत विलंबित छंद में 1 नगण 2 भगण 1 रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। तो इस लक्षण को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अन्य छंदों के बारे में भी रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आगे द्रुत विलंबित न होकर वंशस्थ छंद आ जाए, कुछ भी आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी इजी है। पूछा गया कि संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन? कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भास। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि प्रथम नाटककार के तौर पर भास का नाम आता है। आप ध्यान में रखिए कि भास कालिदास के पहले थे, सबसे पहले जो नाटककार के तौर पर हैं भास। और इन्होंने खूब नाटकों को लिखा है, जिसमें कि आपने प्रतिमा नाटकम पढ़ा होगा। जब मैं बीएचयू में था तो ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ था प्रतिमा नाटकम। उम्मीद है कि अभी भी लगा होगा, या फिर पाठ्यक्रम नहीं बदला होगा तो लगा। अगला जो प्रश्न है जिस पर कि मैं काफी जोर देता था जब आपको संस्कृत साहित्य का जो भी लेक्चर हमने अपलोड किया है यूपी टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से, तो कई बार मैंने बताया कि एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी शुरुआत श्री से होती है, लेकिन अंत उसका लक्ष्मी से होता है। जबकि दोनों का अर्थ सेम ही है, श्री कहिए लक्ष्मी कहिए, लेकिन जो महाकवि है उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है कि श्री से शुरुआत किया और लक्ष्मी से अंत किया। यही सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ? ऑप्शन दिया गया रघुवंशम, शिशुपाल बधम, किरातार्जुनीयम, ठीक है, और कुमार संभव। इसका जो सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, इसका सही जवाब है कि किरातार्जुनीयम की शुरुआत श्री से और अंत लक्ष्मी से हुआ। इसी तरीके से मैंने शिशुपाल बधम के बारे में बताया था, इसी टाइप से उसका भी है कि शुरुआत किसी शब्द से हुई है और अंत किसी शब्द से हुई है। आप जरूर उस वीडियो लेक्चर को देखकर खोजिए ना। मैं स्पेस दे रहा हूं क्योंकि बताना चाहता तो मैं तुरंत यहाँ पर बता देता, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग पर आप जोर दीजिए, थोड़ा सा नए शैली से पढ़ने की कोशिश कीजिए, वरना सारी चीजें मौजूद है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि मैं आपको नहीं बता रहा, सब चीजें मौजूद है, बस बताने का जो तरीका वो नया है। वही हो सकता है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करे। जिन बच्चों का 1-1, 2-2 नंबर से छूट रहा है, इसीलिए मैं टाइम लेकर आप लोगों को बताता। मुझे कोई इस तरीके से हड़बड़ी नहीं है कि छोटी वीडियो बनाऊंगा तो खूब लोग देखेंगे, बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो नहीं देखेंगे, ऐसी कोई लालसा नहीं है। मेरी कोशिश है कि चीजें क्लियर होनी चाहिए।
तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। और बाकी आपका एक और फर्ज बनता है, इसमें कुल कितने सर्ग हैं, इन सर्गों को जरूर ध्यान में रखिए, कई बार वन लाइनर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। ये थोड़ा सा नया प्रश्न है कि कौन सा कवि खुद के लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण, वैसे आपने देखा होगा कि उपमा कालिदास से मागे संति त्रय गुण ना, इस तरीके से उपाधियां दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर किस कवि ने खुद के लिए कहा कि पद वाक्य प्रमाणज्ञ। ऑप्शन दिया गया है कालिदास, भारवी, भवभूति, बाणभट्ट। तो इसका जो सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, भवभूति। भवभूति को कहा जाता है एको रस, एक रस के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम है, उसका नाम है करुण रस, एको रस करुण भवभूति। उत्तर रामचरितम और तमाम जितने भी इन्होंने रचनाएं की सब में करुण रस की प्रधानता है। तो ये भी सवाल हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखें। अगला प्रश्न है जो कि धातु से संबंधित है कि द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि शब्द रूप और क्रिया रूप दोनों को बिल्कुल आप ध्यान में रखें, जो सिलेबस में लगा हुआ है। और टीजीटी में अगर क्लियर नहीं किया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो यूपी जीआईसी के पाठ्यक्रम पर मैंने चर्चा किया, उस सिलेबस को जरूर आप देखिए, उसी में से घुमा फिरा कर आएगा। हालांकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर हमने धातु रूप में शब्द रूप और क्रिया रूप दोनों पर मैंने बनाया है, उसको मैं लिंक में डाल दूंगा। द्रक्ष्यति, यहाँ पर देखिए द्रक्ष्यति दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लंग लकार प्रथम पुरुष ठीक है बहुवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये दिया हुआ है। और इसका जो यहाँ पर सही जवाब है चौथा ऑप्शन सही है कि लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना। तो संस्कृत जो प्रॉपर तरीके से पढ़े होंगे उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे कूद कर पढ़े हैं संस्कृत उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो सब चीज ठीक हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि न धर्म वृद्धि वय समीक्षते, यह सुक्ति किस कवि की। ऑप्शन दिया गया कालिदास, भारवी, मात श्रीहर्ष, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ये कालिदास की सुक्ति है कि न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते। तो सुक्तियों से संबंधित भी सवाल आते हैं। अगला जो प्रश्न है जिसके बारे में मैंने चर्चा किया कि संस्कृत गिनतियां भी पूछी जा रही हैं, पूछा गया गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है। 10 लाख, 1 लाख, 5,000, 10,000। तो आयुतम का मतलब क्या है यहाँ पर हमें बताना है। सही जवाब है चौथा ऑप्शन कि 10,000। आयुतम मतलब 10,000। इसलिए ये कठिन है कि हिंदी में हम 10,000, 10,000 अंग्रेजी में ये सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन संस्कृत में कोई बोलेगा आयुतम तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये 10,000 के बारे में चर्चा की जा रही है। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास का सबसे फेमस नाटक रहा है और उसमें जो चौथा अंक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें आप पढ़े होंगे, जो बच्चे लगातार संस्कृत से जुड़े होंगे उनको ये बातें समझ में आ रही होंगी, जो नहीं जुड़े होंगे वो इसको सीरियसली समझने की कोशिश करें। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। रस इत्यादि नहीं पूछा, यहाँ पर छंद पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया 15, 18, 20, 24। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। हम 1-2 छंद को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 24 छंदों का प्रयोग किया। इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है जो कि जाना माना, आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे तब भी, अहम और त्वम दोनों के शब्द रूपों को ध्यान में रखे होंगे और याद भी हो जाता है। लिखा गया युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप है। तुभ्यम तथा तव, तुभ्यम तथा ते, तुभ्यम तथा तव, त्वया तथा त्वा। तो युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति के बारे में बता। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है कि तुभ्यम तथा ते एक वचन के रूप है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा गया कि महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। आमतौर पर जब आप संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं तो वहां पर महाकाव्य के लक्षणों की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। ये 4-5 लक्षण हैं, उन लक्षणों को बिल्कुल ध्यान में रखें। और उसमें से पूछा जा रहा है कि एक कथन असत्य है, यानी कि ये और इजी है। अगर आप लक्षणों को जानेंगे तो असत्य कथन को अपने आप ढूंढ लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया कि इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है, इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें बताना था कि कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन है क्या असत्य है, क्योंकि जब भी हम महाकाव्य का अध्ययन करते हैं तो इसमें श्रृंगार, वीर, शांत और करुण रस ही इंपॉर्टेंट होता है,
ज्यादातर उसमें विशेषता बताई गई है कि महाकाव्य में इन रसों की प्रधानता होती है। यहाँ पर सभी रस प्रधान नहीं होते। बाकी नाटक संधियों के बारे में हमने चर्चा किया, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। ये सर्गों में विभक्त होता है, कम से कम 5 सर्ग ऐसे माने जाते हैं कि होना चाहिए इसमें। और इसमें मंगलाचरण, जिसको यहाँ पर लिखा है आशीर्वाद वस्तु निर्देश, इसको एक शब्द में बोला जा सकता है कि मंगलाचरण का प्रयोग किया जाए। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है जो अनुवाद से संबंधित है। पूछा गया कि नदी कोश भर टेढ़ी है, ठीक है, नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। ऑप्शन दिया गया नदी क्रोशेण कुटिला, नदी क्रोशाय कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला, नदी क्रोशात कुटिला। तो कई बार जो संस्कृत अनुवाद किए जाते हैं उसमें लिंग वचन और जो भी व्याकरणिक नियम है उसका बिल्कुल ध्यान में रखना है। कहाँ पर प्रथमा होगा, कहाँ पर पंचमी होगी, कौन किससे अलग हो रहा है, कौन किस पे निर्भर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि नदी क्रोशम कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला इसका सही अनुवाद हो। आगे चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है, नमः शब्द के योग में विभक्ति। नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः विष्णुवाय, ओम नमः रामाय, ठीक है। लेकिन लक्ष्मी में ये अंतर में हो जाएगा। यहां पर देखिए नमः शब्द का योग जो विभक्ति है इसमें क्या है। लोगों ने अगर संस्कृत पढ़ा होगा तुरंत दिमाग में आपके आ गया होगा, जो नहीं पढ़ा हो ध्यान में रखें। ऑप्शन दिया गया प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। इसका जो सही जवाब है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अच्छा, विभक्तियों को याद करने के लिए आपको सूत्र भी दिए रहते हैं, उन सूत्रों को भी ध्यान में रखिए कि प्रथमा विभक्ति कहाँ है, द्वितीय विभक्ति कहाँ है, तृतीय विभक्ति कहाँ है, चतुर्थी कहाँ है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, सारे विभक्तियों के लक्षण दिए गए हैं कि कौन कहाँ पर लगेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद पिछली बार के आए हुए संस्कृत साहित्य और व्याकरण संबंधित प्रश्नों को आपने देख लिया होगा और आप तैयारी तो रेगुलर कर रहे होंगे, लेकिन एक नई दृष्टि से पुनः आप अपनी तैयारी को गति देंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।